नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भक्तों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बहुत दुखी हैं। पहलगांव के बाद उनको नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं। वो 6-7 दिन से सोए नहीं है। मुझको भी यकीन हो गया कि भाई कोई प्रधानमंत्री होगा, अभिभावक होता है देश का, इतनी बड़ी घटना हुई है तो उसको नींद नहीं आ रही होगी, परेशान होगा। लेकिन कल मैंने देखा कि वो फिल्मी सितारों वाले एक कार्यक्रम में मुंबई में 9 घंटे मौजूद रहे। सामने शाहरुख खान बैठे थे, आमिर खान बैठे थे, आलिया भट्ट थी, तमाम हीरो हीरोइन थे। प्रधानमंत्री जी 9 घंटे बैठे रहे। उधर जो एक बहादुर कर्नल की जो पत्नी है, जिसने कहा कि सरकार ने हमें अनाथ छोड़ दिया और ये हिंदू मुसलमान मत करिए, उसको लेकर वैसे से भक्त उस महिला पे, जिसने अपना पति अभी खोया है, उस पे इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, इतनी खराब टिप्पणी कर रहे हैं कि उसने ये कैसे कह दिया कि हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद मत खड़ा करिए। ये मुल्क है हमारा। तो प्रधानमंत्री ने क्या पाकिस्तान पे वो हमले की पूरी तैयारी कर ली थी, आराम से वो उस संध्या का आनंद ले रहे थे। मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि प्रधानमंत्री के अंदर कुछ संवेदना जगती नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं कि भी मैं तो प्रधानमंत्री होता तो क्यों होता, लेकिन अगर होता तो मेरे दिमाग में तो वही घूमता रहता कि किसी देश की इतनी हिम्मत हो गई, उसने आतंकी भेज के मेरे देश के 26-28 लोगों को मार दिया। मैं सपने में सो के उठ के बैठ जाता कि मैं इनका दंड क्यों नहीं दे पाए। और मैं ऐसे किसी प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम 15 दिन बाद भी हो सकता था। ये जले पे नमक छिड़कने जैसी बात नहीं है। मैंने पूछा अभय दुबे जी से, ये सब है क्या? ये जातीय जनगणना का जिन क्यों बाहर आया? अभय दुबे जी का कहना है कि 4 PM बंद कराना, जातीय जनगणना लाना, वो सिर्फ इसलिए है कि लोग पहलगाम के मुद्दे पर ध्यान से हटा दें। 4 PM बंद हुआ तो बाकी यूट्यूबर डर जाए, बोले ना कि पहलगाम के बोला तो हमारा चैनल भी बंद हो जाएगा। मैंने कहा हो सकता है। फिलहाल मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी है। अगले हफ्ते पता चल जाएगा कि संविधान का सबसे बड़ा मंदिर, उसकी तरफ से क्या आदेश आता है। प्रधानमंत्री जी संविधान को माने ना माने, मैं तो मानता हूँ। अगले हफ्ते आ जाएगा। तो अभय दुबे जी से बहुत बढ़िया बातचीत इन तमाम मुद्दों पर आपको लेके चलता हूँ। उससे पहले ये यूपी के चैनल पे आप देख रहे हैं, क्योंकि भारत में नेशनल चैनल बंद है। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग देख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो तब तक जो देश दर्शक हैं जिन तक ये वीडियो पहुंचा है, 4 PM यूपी जिस वीडियो पे आप भारत के लोग देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कहिए 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हमारी बातचीत होती रहेगी। 4 PM की क्या क्या कार्रवाई चल रही है मैं आपको बताता रहूंगा। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। अभय द्विवेदी जी के पास चलते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। दिन में मैं आज बहुत, कल मैं कोशिश करता रहा शाम तक, लेकिन एक अच्छी खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में मेरी रिट याचिका दायर हो गई। साहब भली संविधान पे यकीन ना करे, लेकिन मेरा संविधान पे पूरा यकीन है। और मैंने वो याचिका में विस्तार से इस बात को कहा है कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला, ना भारत सरकार की तरफ से ना यूट्यूब की तरफ से, सीधा चैनल बंद कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते में किसी भी दिन ये सुनवाई होगी और मुझे पूरा न्याय मिलेगा। तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि इस तरह किसी चैनल को बंद किया जा सकता है बिना सूचना के या नहीं। देखिए, जिस तरह आपको न्यायपालिका पर विश्वास है, मुझे आपसे भी ज्यादा विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर, क्योंकि मेरे ऊपर कई बार इस तरह के दमनकारी कृत्य होते रहे हैं। इमरजेंसी में मुझे गिरफ्तार किया गया था, न्यायपालिका से ही मुझे राहत प्राप्त हुई। उसके बाद पत्रकार के तौर पर न जाने कितने मुकदमे मैंने लड़े हैं, हर बार मुझे न्यायपालिका से राहत हुई। एक बार मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि मैं कहीं बाहर नहीं आ सकता, लेकिन मैं उसके हाई कोर्ट में गया, मुझे तुरंत उससे राहत प्राप्त हुई। तो न्यायपालिका हमेशा ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बुलंद करती है, और सरकार के जो दमनकारी कदम होते हैं उससे टकराने का एक ही तरीका है कि आप न्यायपालिका के पास जाइए और उससे राहत मांगिए, और राहत मिलती है, हमेशा मिलती है। और हमारे और आप जैसे लोग देशभक्त लोग हैं, हम लोग राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानते हैं, और सरकार के खिलाफ सवाल पूछने की हमें ट्रेनिंग दी गई है। हमारी घुट्टी में है कि सरकार से हम सवाल पूछें, और उस मामले में अपनी आवाज को कभी कमजोर न होने दें, आवाज को लगातार बुलंद रखें। और मैं आपके साथ इसीलिए जुड़ा हुआ हूं कि आपके अंदर ये पराक्रम है और इस प्रकार का जज्बा है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे पक्का यकीन है कि जिस दिन आपको आपकी सुनवाई होगी उसी दिन आपको राहत भी प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही राहत प्राप्त हुई और आपने यहाँ पर यूट्यूब के जो भी प्रतिनिधि हों उनको वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया और आपका जो नेशनल चैनल है वो खुला, उसी दिन रॉकेट की तरह आपका नेशनल चैनल आगे जाएगा, और जो आपके 70 लाख सब्सक्राइबर हैं वो 1 करोड़ होंगे, मुझे पक्का यकीन है।
क्योंकि ये इस वक्त जितनी ज्यादा चर्चा 4 PM की हो रही है, सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कब खुल रहा है, क्या कर रहे हैं संजय जी, कौन किसको वकील किया, हाई कोर्ट में याचिका दायर होगी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होगी, इतना ज्यादा लोग लगातार पूछते हैं। तो इस वक्त चर्चा अगर किसी की है पूरे मीडिया जगत में तो केवल 4 PM की है और किसी की चर्चा नहीं है। सरकार आगे जाकर जब उसको सद्बुद्धि आएगी तो इस बात पर अफसोस करेगी कि उसने 4 PM चैनल को के खिलाफ यूट्यूब को पत्र क्यों लिखा और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उसे क्यों डाउन किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे भी लग रहा है कि आज मैं कई लोगों से मिला, प्रशांत भूषण जी से भी मुलाकात थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली मुलाकात थी, प्रशांत भूषण ने विस्तार से बात की। फिर मैं न्यूज़ लॉन्ड्री के CEO, मुझे बड़ा अच्छे लगे अभिनंदन जी। मैंने उनसे बहुत डेट में कि न्यूज़ लॉन्ड्री कैसे शुरू हुई, क्या उनसे मैंने विमर्श किया आज काफ़ी देर। काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई कल। शुरू करता हूँ कि चर्चा आज प्रधानमंत्री जी ने पहलगाँव के बाद कहा था कि आतंकियों को वो सज़ा मिलेगी कि वो याद रखेंगे। भक्त लोग लगातार ट्वीट कर रहे थे कि पिछले 5-6 दिनों से प्रधानमंत्री जी सोए नहीं है, खाना-पीना नहीं खा पा रहे हैं। मैं कई भक्तों के मैसेज देख पा रहा था, बहुत दुखी है। मुझे भी लग रहा था कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री, देश का अभिभावक होता है, उसे दुखी होना लाज़मी है। लेकिन फिर मुझे आज दुःख दिखा उनका। वो वर्ल्ड मुंबई में एक फंक्शन में गए थे। वहाँ पे निरे हम शाहरुख खान से लेके आमिर खान तक सब नज़र आए मुझे, और आलिया भट्ट से लेके तमाम हीरो-हीरोइन नज़र आए। मेरे पास जो जानकारी मिली है उसमें प्रधानमंत्री जी 9 घंटे रहे उस कार्यक्रम में। 9 घंटे गुज़ारे उन्होंने। हम हो सकता है प्रधानमंत्री जी को अच्छा लगता हो, आमिर खान का चेहरा अच्छा लगता हो, शाहरुख खान का चेहरा अच्छा लगता हो, बहुत सारे फ़िल्मी दुनिया के लोग अच्छे लगते हों। लेकिन जिस समय देश पूरे गम में डूबा हुआ है, जिस समय उस बहादुर कर्नल की पत्नी कह रही है, रोते-रोते कह रही है कि हिंदू मुसलमान मत करो, और लोग उस पत्नी को भी टिप्पणी कर रहे हैं, बेहुदा गंदी-गंदी टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का गम 9 घंटे फिल्मी अभिनेताओं के बीच, क्या हो गया है? कोई संवेदना बची नहीं है क्या? आज ये कार्यक्रम 15 दिन बाद भी कर लेते, कोई ऐसी आफत होती नहीं? या फिर खत्म, मुद्दा खत्म, पहलगाँव के मुद्दे को जाति जनगणना पे ले आए, जिससे चर्चा ना हो। 4 PM सबसे ज़्यादा चर्चा कर रहा था, उसे प्रतिबंध लगा दिया, मामला खत्म। अब तो बस 9 घंटे का एन्जॉयमेंट, 9 घंटे की तकरीर। ऐसे ही चलना चाहिए देश। देखिए, आप जिस कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं वो वेव वाला कार्यक्रम था। आज टीवी पर लंबे अरसे तक उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री का भाषण उसमें दिखाया गया, सामने फिल्म स्टार बैठे हुए थे। वो बात बात पर औपचारिक किस्म की तालियां बजा रहे थे। बिल्कुल वो तालियां औपचारिक थी, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो बीच बीच में तालियां बजाना अच्छा भी लगता है। कोई नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री की बात पर चुपचाप बैठा रहे, तो वो तालियां बजा रहे थे। मैं ये मानता हूं कि ये प्रधानमंत्री की दूसरी सबसे बड़ी गलती है। पहली सबसे बड़ी गलती उन्होंने तब की थी जब वो बिहार में रैली करने के लिए वोट मांगने चले गए थे। उस वक्त तो जो पहलगाम में वैसरण घाटी में मारे गए, उनकी चिताएं भी नहीं जली थी। दूसरी सबसे बड़ी गलती उन्होंने की है कि वो फिल्म स्टारों वाले कार्यक्रम में 9 घंटे तक रहे। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री कितनी संगीन स्थिति का सामना कर रहे हैं। वो खुद भी जानते हैं कि इस वक्त देश बहुत ही संगीन हालत में है। अगर वो खुद ना जानते होते तो अपना रूस का दौरा कैंसिल नहीं करते। उन्हें रूस जाना था, लेकिन उनका भारत में रहना जरूरी है, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान के साथ में किसी भी किस्म का टकराव हो सकता है। बड़े पैमाने का फौजी टकराव हो सकता है, छोटे पैमाने का फौजी टकराव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान भारत के किसी स्ट्राइक को प्रीएम्प्ट करने के लिए, यानी पहले से ही उसको बेअसर करने के लिए अपनी तरफ से कोई फौजी कार्रवाई कर दे, क्योंकि वहां सारी तैयारियां हो रही हैं। सीमा के ऊपर जो किसान वगैरह थे वो सब अपनी जगह से हटा दिए गए हैं, सोच के कि भारत कभी भी आक्रमण कर सकता है। भारत की तरफ से भी पूरी तैयारियां हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने ये उचित समझा कि वो रूस का अपना दौरा कैंसिल कर दें। लेकिन उन्होंने ये उचित क्यों नहीं समझा कि बिहार की रैली कैंसिल कर दें? उन्होंने ये उचित क्यों नहीं समझा कि बंबई में वेव वाला ये कार्यक्रम कैंसिल कर दें? देखिए, आज हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, प्रधानमंत्री के पैरोकारों की तरफ से, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन ये जवाब उनसे एक दिन इतिहास जरूर पूछेगा। आप सोचिए, प्रधानमंत्री का दिमाग कहां होना चाहिए और उनका कहां है। आपको
आपको जब किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो आप एक दिन पहले से उस कार्यक्रम के बारे में सोचना शुरू करते हैं। फिर आप अपने वो सोचते हैं कि उस कार्यक्रम में हम क्या बोलेंगे, कुछ आप नोट्स बनाते हैं, मतलब आपका आपका सोच विचार का काफी सारा समय उस कार्यक्रम की बौद्धिक तैयारी करने में गुजरता है। फिर आप जाते हैं, आते हैं, वगैरह वगैरह। प्रधानमंत्री ने जब बिहार की रैली की थी तब भी उसका काफी दिमाग उनका काफी उसके अंदर, उनके पास स्पीच राइटर्स होते हैं, हम लोगों के पास नहीं होते, लेकिन फिर भी वो स्पीच राइटर्स को बताते हैं कि भाई ये स्पीच ऐसी होनी चाहिए आपकी। फिर जब स्पीच लिख के ले आते हैं तब फिर वो स्पीच को पढ़ते हैं, पढ़ते होंगे, उसके बाद टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर स्पीच की प्रैक्टिस करते होंगे। हम लोगों की तरह तो है नहीं कि हम पर्ची पे लिख के ले जाएंगे, बीच बीच में उस पर्ची को देखते हुए, पॉइंट देखते हुए अपनी बात बोल देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर भी खास तरह के होते हैं, वो इस तरह से लगे होते हैं कि और कोई देख ही नहीं सकता उनको। और प्रधानमंत्री का आप देखिए सिर ऐसा और इस तरह होता है पूरी स्पीच बोलने में, यूं यूं उंगली चलती है और सिर इस तरह होता है उनका पूरा कंप्लीटली, ताकि इधर वाक्य पढ़ते हैं फिर इधर वाक्य पढ़ते हैं, इस तरह से पूरी सेटिंग होती है। प्रधानमंत्री के आने से पहले उनके आईटी एक्सपर्ट मंच के ऊपर लगे रहते हैं ताकि टेलीप्रॉम्प्टर की पूरी तरह सेटिंग हो जाए, उसका पूरा रिहर्सल होता है। ये खुद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में देखा है होते हुए, पूरा रिहर्सल होता है, उसके बाद कोई मंच पर जा नहीं सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री बहुत तेजी के साथ चलते हुए आते हैं, बहुत तेजी के साथ चलते हुए आते हैं, बिल्कुल जैसा कि उनको बहुत ही युवा अवस्था में हो और ताकि उनके अंदर एनर्जी फूट रही हो। उसके बाद वो चलते हुए सीढ़ियां चढ़ते हैं ताकि बिल्कुल ये ना लगे कि उनके पैर सूजे हुए हैं और उनको किडनी ट्रबल है, ये सब ना लगे। और वो मंच पे जाकर फिर अपना टेलीप्रॉम्प्टर से यूं यूं करके पढ़ते हुए, यूं यूं ऐसे उंगली करते हुए पूरा भाषण देते हैं। लेकिन आप सोचिए उनका पूरा स्टाफ, उनके स्पीच राइटर, वो खुद कितना समय इसमें लगा रहे हैं। कम से कम 8-9 घंटे तो उनके बिहार आने जाने में और भाषण देने में खर्च हुए होंगे। 9 घंटे तो वहीं वेब वाले कार्यक्रम में रहे, वो आने जाने में सब मिला के, प्रधानमंत्री के पास विशेष विमान है, उसके बावजूद समय तो खर्च होता ही है हर चीज में। आप सोचिए देश का प्रधानमंत्री जब पड़ोसी देश के साथ में युद्ध की स्थितियां हों, जब बेकसूरों की और मासूम पर्यटकों के परिजन बिलख रहे हो, जब सारे देश में इस बात को लेकर चिंता हो कि क्या होने वाला है, उस वक्त प्रधानमंत्री अपने समय का करीबन 20 से लेकर 25 घंटा ऐसे कार्यक्रमों में खर्च करते हैं जिन कार्यक्रमों का देश के इस संकट से कोई संबंध नहीं। इसलिए इतिहास उससे जरूर पूछेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक बात है। वो इसीलिए कहा था रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। बिल्कुल। लोग भक्त हल्कान हैं और गोदी मीडिया के एंकरनियां अपने चैनलों पर हवाई जहाज उतार रहे हैं, जेट उतार रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, टैंक दिखा रहे हैं, तरह तरह की कहानियां बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी आमिर खान और शाहरुख खान को देख के मुस्कुरा रहे हैं। गजब हैं वो। हमारे प्रधानमंत्री भी कम थोड़ी ना, शाहरुख खान से कम थोड़ी नहीं लगती। बढ़िया कपड़े पहनते रहते हैं, चेहरा चमकता हुआ है। उधर मैं दूसरे विषय पे आपको लेके चलूंगा अभय जी। जो जातीय जनगणना वाला मुद्दा है, हर पार्टी अपने अपने पक्ष में दावे कर रही है कि हमने कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही लाए तुम देखो। मुझे लग रहा है जैसे लोकपाल लाने का फैसला कांग्रेस ने किया, अन्ना आंदोलन के बाद किया, जितना फायदा लोकपाल लाने का कांग्रेस को मिला, मुझे लग रहा है जातीय जनगणना लाने का उतना ही लाभ भाजपा को मिलेगा। क्योंकि सब जानते हैं जातीय जनगणना खुशी से नहीं लाए। योगी आदित्यनाथ से लेकर और अनुराग ठाकुर तक के जो बयान लेंगे आप, खुद मोदी जी का बयान, तमाम सेकंड लाइन के लीडर के बयान, सब तो ये साबित कर रहे थे कि भाई जो जातीय जनगणना की बात कर रहा है वो देशद्रोही है। पहलगाम के हमले के तुरंत बाद भाजपा की एक राज्य की इकाई ने पोस्टर जारी कर दिया, धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं। तो जातीय जनगणना तो इनके लिए ऐसा था कि बिल्कुल हे दृष्टि से। अब होड़ लगी हुई है कि भाजपा ने देखो जातीय जनगणना लागू कर दी। लगता है कि ये जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, उनके बीच में जो ये संदेश जाएगा जातीय जनगणना का, इसका लाभ किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी। पहली बात तो ये है कि जातीय जनगणना कब होगी किसी को आज तक नहीं पता है।
सरकार की इस घोषणा के बावजूद आज तक नहीं पता है। बजट में आप जानते हैं जाति जनगणना के लिए कितने रुपए रखे गए हैं? 550 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं। 550 करोड़ के आसपास की रकम बजट में है। पिछली बार जो 10 वर्ष की जनगणना हुई थी, उसमें कितने खर्च हुए थे? उसमें 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। केवल बिहार के जाति सर्वेक्षण में 500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए। और जो केंद्रीय बजट है उसके अंदर अभी इस जनगणना के लिए केवल 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो जब जाति जनगणना होगी तो कम से कम 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। उसके अंदर 4 लाख कर्मचारी भाग लेंगे। उसके अंदर आप सोचिए कितनी बड़ी कवायद है। और अभी दूर दूर तक इस योजना का कुछ पता नहीं है। यह घोषणा केवल एक खास तरह के फौरी मकसद को हासिल करने के लिए की गई है। इसमें पहला मकसद यह है कि किसी भी तरीके से पहलगाम मसले के ऊपर जो पूरे देश का ध्यान केंद्रित है, पूरे राजनीतिक समाज का ध्यान केंद्रित है, पूरे मीडिया का ध्यान केंद्रित है, वो पहलगाम मसले से शिफ्ट करके उसको जाति जनगणना के ऊपर ले आया जाए। सरकार नहीं चाहती कि पहलगाम मसले के ऊपर लोग सोचें, विचार करें, आपस में बहस करें और सरकार से पूछें या सरकार से कोई उम्मीद करें। सरकार ये चाहती है किसी तरीके से उसका ध्यान उससे हटे। तो पहला मकसद इसका यह है कि इस तरह की स्पिन दी जाए ताकि जाति जनगणना से पहलगाम मसले से लोगों का दिमाग हटे। क्योंकि जिस तरीके से विभिन्न सेना अध्यक्षों से बातचीत हुई है और सेना अध्यक्षों से जो कहा गया है उसको देख कर पहला अंदाजा यही लगता है कि जो कार्रवाई होगी वो केवल दिखावे की कार्रवाई नुमा होगी। इस तरह की कार्रवाई होगी जिसके ऊपर पाकिस्तान कभी भी मुंह बिचका सकता है, हिंदुस्तान में जो भी प्रचार करेगा। तो मुझे मेरा ये अनुमान है। इसलिए ये चाहते हैं कि जाति जनगणना से इनका फोकस पूरी तरीके से हटे और उसके लिए पहलगाम से फोकस हटे। उसके लिए एक बड़ा सा बम उन्होंने फोड़ा। अचानक किसी को उम्मीद नहीं थी। अश्विनी वैष्णव आए और उन्होंने जाति जनगणना सरकार कराएगी इसकी घोषणा कर दी। फिर वही लोग जो अभी तक जाति जनगणना को तालिबानी, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे कि जाति जनगणना करके हरिजनों का आरक्षण छीनने की तालिबानी साजिश हो रही है। ये योगी आदित्यनाथ का कथन था। आज वो बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं जो कि और लोग बोलते हैं कि जाति जनगणना कराने से, कांग्रेसी बोलते हैं कि आपको नीतियां बनाने में, आरक्षण देने में, इन तमाम चीजों में सुविधा होगी। ये पहले नहीं पता था इनको। आपने छत्तीसगढ़ का भाजपा का हैंडल है जिसके अंदर वो कार्टून छपा था जिसमें बताया गया था कि भाई जाति पूछकर नहीं गोली मारी, धर्म पूछ के गोली मारी। सब लोग लगातार एक के बाद एक कह रहे थे। मोहन भागवत के वक्तव्य भी इसी तरह के थे कि जाति जनगणना कराने से एकता खतरे में होगी। सारे लोग ये कह रहे थे। नित्यानंद राय का कहना ये था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट देके कहा था कि हमारी कोई नीति नहीं है जातिगत जनगणना कराने की। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है अपने आप में कि इनके पास और ये सब बातों को सब लोग जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष के लोग बहुत लंबे अरसे से ये मुहिम चला रहे हैं। करीब 1 साल से ये मुहिम चला रहे हैं। तमाम वोटरों के मन में उनकी ये बात बैठ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ है। इसलिए सब लोग कह रहे हैं कि भाई अचानक इनको क्या हो गया, अचानक इनका मन कैसे बदल गया, ये 380 डिग्री क्यों घूम गए, 360 डिग्री क्यों घूम गए। तो ये इस तरह की बात, किसी को इनकी बातों पर ये कुछ भी कहते रहे, मीडिया स्पेस उन्होंने कैप्चर कर दिया है। इनकी बातें लगातार दोहराई आएंगी मीडिया स्पेस में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति बनेगी इससे लोग उनकी बातों पर यकीन कर पाए। अबे जी, मैं जब क्राइम की रिपोर्टिंग करता था तो मैं अपनी आंखों देखी एक बात बता रहा हूँ। एक डॉक्टर साहब थे, उनकी नौकरानी कोई उनका एक 400-500 रुपए का कोई सामान चुरा के ले गई। डॉक्टर साहब उस थाने में आए, सिविल लाइन्स थाना था, मैं बैठा हुआ था। तो उस मेरे सामने की बात है ये कि उन्होंने कहा कि साहब 400-500 रुपए चोरी। थानेदार कह रहे डॉक्टर साहब आप कहाँ 400 रुपए की चोरी FIR लिखाएंगे, वो करेंगे, छोड़िए हम ऐसे ही मालूम कर लेंगे। नहीं कर, उन्होंने थानेदार ने FIR लिखी, 400 रुपए की FIR लिखूं। डॉक्टर साहब को तो बड़ा शौक था FIR लिखाई, जब वो SP के पास चले गए। चांस की बात है कि अगले दिन मैं फिर किसी रिपोर्ट के चक्कर में मैं फिर बैठा था, डॉक्टर साहब फिर आए। तब तक SP ने फोन किया था, डॉक्टर साहब की रिपोर्ट लिखो। थानेदार ने कहा डॉक्टर साहब आइए, मुंशी को बुलाया, चाय लाओ, नाश्ता लाओ।
डॉक्टर साहब की चाय आती है, उससे पहले उन्होंने कहा जरा पप्पू को निकाल के लाओ हवाला से। पतला दुबला एक नेपाली टाइप का लड़का पप्पू आ गया। थानेदार ने वो जो चमड़े का जो पट्टा होता है दे दनादन उसमें मारना शुरू किया, बता जेब कहाँ काटी, जेब कहाँ काटी। पप्पू चिल्लाए। अब जो नॉर्मल आदमी होगा थाने में उसके सामने चमड़े के पट्टे से मारा जाएगा तो उसका दिल दहल जाएगा। 20-25 मिनट तक पप्पू तड़पे और थानेदार मारते रहे, बता जेब कहाँ काटी। उसके बाद पप्पू बैठे साइड में, डॉक्टर चाय पीजिए। चाय पी डॉक्टर ने, थानेदार ने कहा कि वो एफआईआर, डॉक्टर बोले नहीं रहने दीजिए, छोड़िए, मैं क्या करना। डॉक्टर साहब चले गए। मजे की बात यह है कि 4-5 दिन बाद किसी और, चूंकि थाने में रोज जाना होता था, क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, तो हम गए, ऐसी कोई और वाक्य हुआ। थानेदार ने, संभ्रांत से व्यक्ति थे, कुछ राजनीति की बातें ज्यादा कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, उसने घंटी बजाई, बोले पप्पू को निकाल के ला। 4-5 दिन बाद ही फिर वही पप्पू आए, फिर पिटे वो आदमी सामने, फिर उठ के फिर आऊंगा, दोबारा आऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक सिंबल सामने रखा जाता है, उस पर हमला किया जाता है जिससे बाकी डर जाए, पप्पू को मारा जाता है। तो मुझे लग रहा है, मुझे ये सारी घटना अपने चैनल को लेकर याद आई कि सब लोग यूट्यूबर्स बात कर रहे थे, पहलगांव के मामले में बात कर रहे थे, बहुत लोग चले गए, अजीत जी वही हैं कश्मीर में, उन्होंने रिपोर्टिंग करी, कई सारे यूट्यूबर्स थे वहां पे। तो उनको लगा कि जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है इस समय, सब नंबर 1 पे आ रहा है, उसको बंद करो, तो बाकी लोग डर जाएंगे उस पप्पू की तरह, मतलब बाकी लोगों की तरह, और वो कोई बोलेगा नहीं। लेकिन ये मुझे आज इस सज्जन ने कहा कि उल्टा पड़ गया कि बाकी सब भी डरे नहीं, बाकी सबने ही बोलना शुरू किया कि चलो, बंद इसलिए गया कि पहलगाम पे सवाल कर रहा था। इस तरह कोई नहीं डरता संजय जी, ये सब जो लोग सरकार में होते हैं उनको ये गलतफहमी होती है कि वो इस तरीके से लोगों को डरा सकते हैं। इस तरह कोई नहीं डरता। देखिए, इस तरह अगर इस तरह लोग डरने 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 लगे होते तो हर लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाता। लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने से हमारे आपके जैसे लोग ही रोकते हैं। हमारे आपके जैसे लोग, अजीत अंजुम जैसे लोग, रवीश जैसे लोग, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग, ध्रुव राठी जैसे लोग, ये सब लोग ही उनको बदलने से रोकते। दीपक शर्मा ऐसे लोग, यही सब लोग बदलने से रोकते हैं उसको, क्योंकि हम लोग अड़के खड़े हुए हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। और देखिए, इनको गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर आप कार्यकर्ताओं से बातचीत करके देखिए, निजी बातचीत, वो कोई कैमरे पर नहीं कहेंगे बातचीत, वो कोई वक्तव्य नहीं देंगे, आप उससे बातचीत करके देखिए, उनकी हमदर्दियां भी हम लोगों के साथ हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कई बीजेपी की नेता, जिस दिन से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, मैं उस दिन से उनकी आलोचना कर रहा हूं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मेरा दुश्मन हो जाना चाहिए था। मैं ये मानता हूं कि भाजपा के अंदर काफी लोकप्रिय हूं। मैं इसलिए लोकप्रिय हूं कि जो बात वो लोग नहीं कह पाते वो मैं कह रहा हूं। ठीक बात है, उनके उनको मन की मेरी इच्छा बातें है। अपने जैसी लगती हैं। आप जो बात बोलते हैं वो आपकी बातें उन्हें अपने जैसी लगती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे भाजपा के भारतीय जनता कार्यकर्ता हम पार्टी, लोगों के खिलाफ नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता कुछ बहस हो सकती है तो उसमें वो अपनी राय रख सकते हैं, हमारी उनकी राय टकरा सकती है, लेकिन वो हमारे खिलाफ नहीं है। कोई भाजपा नहीं कार्यकर्ता नहीं चाहता कि लोकतंत्र को नष्ट कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाजपा के एक सांसद मिले मुझसे, उन्होंने सेम बात कही जो आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सोच नहीं सकते थे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस बन जाएगी। सारे कांग्रेस से ला के करप्ट जिन पे आरोप थे वो सबको लाके बीजेपी का नेता बना दिया, कहीं मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं मंत्री बना दिया, कहीं प्रमुख पद दे दिया। ये तो कांग्रेस का दूसरा अवतार कर दिया। ओरिजिनल जो नहीं, वाजपेयी देखिए, कांग्रेस का दूसरा अवतार तो उनकी कार्बन कॉपी होगी। ये कांग्रेस की वर्स्ट कार्बन कॉपी है। ये कार्बन कॉपी नहीं है कांग्रेस की, ये वर्स्ट, सबसे नीचे वाली सबसे भद्दी और भदेश कॉपी जो होती है ना, वो है भारतीय जनता पार्टी। वाजपेयी इसमें वाली कांग्रेस भाजपा का कोई सदगुण, देखिए कांग्रेस में बहुत से अवगुण है, बहुत से सदगुण है। इसमें कांग्रेस का कोई सदगुण नहीं है, केवल कांग्रेस के अवगुण है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अपने अवगुण तो है ही, और इनके अपने अवगुण और कांग्रेस के अवगुणों को मिलाकर ये एक दुर्गुण संपन्न पार्टी हो गई है। अच्छा, ये जातीय जनगणना का बिहार में क्या असर रहेगा अभय जी, क्या लग रहा है आपको? बिहार के चुनाव पास, देखिए ऐसा है कि जातिगत जनगणना की अभी केवल घोषणा हुई है। हो सकता है कि बिहार चुनाव जब हो उस वक्त जनगणना शुरू ही ना हो। ये भाई भी हो कैसे, सकता है। आप किस आधार पर हम और आप इस वक्त अंदाजा लगा सकते हैं क्या जातिगत जनगणना एक हफ्ते बाद शुरू हो जाएगी, 15 दिन बाद शुरू होगी, 1 महीने बाद शुरू होगी? कब शुरू होगी जातिगत जनगणना? कुछ नहीं पता किसी को। कुछ नहीं पड़ा।
जब शुरू होगी उसके बाद कम से कम 6 महीने, 7 महीना, 8 महीना लगेगा उसके अंदर। फिर धीरे धीरे करके उसके आंकड़े फिल्टर होंगे, तब उनके आंकड़े पब्लिक डोमेन में लाए जाएंगे, तब उनके ऊपर चर्चा होगी, तब उसका असर समझ में आएगा ना। अभी तो केवल इसका एकमात्र असर सरकार के पक्ष में ये हुआ है कि लोगों ने पहलगाम मुद्दे पर बोलना सोचना कम कर दिया है, जातिगत उसका ध्यान थोड़ा बट गया है। इसके अलावा अभी इसका कोई और उपयोग नहीं है। देखिए, परिस्थिति ऐसी थी कि इस सरकार को जातिगत जनगणना करानी ही थी। ये नामुमकिन था कि जातिगत जनगणना न कराते। देर सवेर की बात थी, इसलिए उन्होंने इसको केवल घोषणा करके उसका यहां पर एक राजनीतिक तिकड़म उसमें कर की उसके अंदर कि इस वक्त जब सारा देश एक दूसरे मसले के ऊपर सोच रहा है, उससे ध्यान हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। अभी तक तो पैसे भी नहीं है। सूतना कपास। देखिए अब क्या होता है। अभी देखिए, इतना राहुल गांधी ने मांग की कि आप टाइमलाइन बताइए, सरकार ने बताई टाइमलाइन? सरकार कब बताएगी टाइमलाइन? राहुल गांधी को तो वैसे भी नहीं बताइए। क्या राहुल गांधी ने पूछा तो बता भी रही हो तो ना बताए। एक हफ्ते बाद बता देगी, 15 दिन बाद बताएगी टाइमलाइन? कब बताएगी टाइमलाइन? आप देखिएगा, मेरी बात को नोट कर लीजिए कि हम लोग अभी पूछते रहेंगे, अभी टाइमलाइन कुछ पता आता नहीं है। ये तो महिला आरक्षण बिल टाइप का हो गया। देखिए, सारी चीजें हवा में लटकी हुई हैं। सारी चीजें जो हैं वो हवा में लटकी हुई हैं। अब चारों तरफ एक और कयास चल रहा है। एक कयास चल रहा है कि मोदी रिटायर होने वाले थे। अब जो पहलगाम की घटना हुई है, इस घटना का उनको लाभ ये हुआ है कि वो उनका रिटायरमेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी सहमत हो गया कि भाई इनका रिटायरमेंट कैंसिल करो। अब यही कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में भाजपा का नेतृत्व। ये कयासबाजी है सब। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा हुआ है, लेकिन ये कयासबाजी। सब लोग जानते हैं कि जिस वक्त थल सेना अध्यक्षों से इनकी मुलाकात हुई थी, उससे पहले प्रधानमंत्री निवास पर डॉक्टर मोहन भागवत और आदरणीय नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। काफी देर बातचीत हुई थी दोनों के बीच में। आज के और उसके तुरंत बाद थल सेना अध्यक्षों से मुलाकात हुई और उसके अगले दिन जातिगत जनगणना का फैसला हो गया। ये असंभव है कि इसके डॉक्टर मोहन भागवत से उनकी इन बातों के बारे में चर्चा नहीं हुई हो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इन बातों पर सहमति ना हो। ठीक बात है। इस तरह तरह की कहानियां जो हैं ये सामने आती रहेंगी। हम बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी और पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपकी राय का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। शुक्रिया। थैंक यू।